So hello students, welcome to CBSE T Point. So students, as you all know, we are doing the solutions of your NCERT, and we have already completed the solutions of first 4 chapters. That means we have completed the solutions of number system. We have also completed the polynomial solutions. We have completed the coordinate geometry solutions and also the linear equations in 2 variables. तो स्टूडेंट्स 4 चैप्टर की सोल्यूशन करने के बाद जो आपका 5th चैप्टर है दैट इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री. दैट मीन्स चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट अगर आपने 4 चैप्टर के सोल्यूशन को कंप्लीट नहीं किया है तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे मैथ्स में तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि यूक्लिड ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं आज. तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ ओनली वन एक्सरसाइज. यहाँ पर सिर्फ आपकी एक एक्सरसाइज होने वाली है बच्चों, और उसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चंस हैं. और इसका थ्योरी पार्ट मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ. अगर आपने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो उसको भी करेंगे, देन यू विल बी बेटर, you will be able to understand it better. Okay, so students, I want to tell you that in this chapter we will do the questions of the Euclid's geometry, and we will complete the exercise. ठीक है. और यूक्लिड्स ने जो जो कॉन्सेप्ट्स दिए थे उसके रिगार्डिंग इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूक्लिड्स ने डेफिनेशन दी थी, जो एग्जाम्स दी थी और जो पोस्टलेट दिए थे, पोस्टलेट्स, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं. तो आपको बच्चों 3 चीज़ों पे फोकस करना है. यूक्लिड्स की डेफिनेशन थ्योरी पार्ट में, दूसरी चीज़ बच्चों एग्जाम्स, जो एग्जाम्स यूक्लिड ने दी थी, और तीसरी चीज़ स्टूडेंट्स जो है आपकी पोस्टलेट्स. तो अगर आपकी 3 चीज़ों पे कमांड होगी तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है, और बहुत ही ईजी है वैसे भी, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन वाइज चीज़ें नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर. ठीक है. तो उसके बेसिस पे आप इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट की, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे तभी हो पाएंगे जब आपकी थ्योरी अच्छी होगी इस चैप्टर में, बिकॉज जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके थ्योरी पे बेस्ड होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, जैसे पॉइंट किया होता है, लाइन किया होती है. ठीक है. और उसके बाद एग्जाम्स के बाद बच्चों आपको क्या करना है, पोस्टलेट्स को कंप्लीट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसी के साथ आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 5 पार्ट्स इन योर फर्स्ट क्वेश्चन. आइए हम लोग देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है. तो बच्चों फर्स्ट पार्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. तो डियर स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्या है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आपको बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है. फिर आपको गिव रीजन फॉर योर आंसर और आपको आंसर भी देना. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. तो क्या आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? तो ये स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि अगर आपके पास सिंगल पॉइंट गिवन है तो सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइटली मेनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन. फिर बच्चों आपकी नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी. ये सारी की सारी लाइन्स आप क्या है, एक सिंगल पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट इसीलिए फॉल्स हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर वर्ड यूज़ किए गए हैं ओनली वन लाइन. तो ओनली वन लाइन अगर वर्ड यूज़ किए गए तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट क्या होने वाली, आपकी फॉल्स होने वाली है. देयर कुड बी इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, बट अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो वहाँ पर आपकी सिर्फ एक यूनिक लाइन होगी. तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स. ठीक है. आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है. तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी फॉल्स इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो जैसा कि मैंने आपको बना करके दिखाया कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट लाइंस क्या हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है. तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है. तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो कि देयर इज नेक्स्ट पार्ट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो ये स्टेटमेंट आप डेफिनेटली, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया फर्स्ट वाले पार्ट में कि अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो वहाँ से आप एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन नहीं होगी. ये हमने पहले जो थ्योरी पार्ट है, अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो वहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया है. जो एग्जाम एंड पोस्टलेट यूक्लिड ज्योमेट्री का पार्ट है उसमें मैंने ये आपको बताया था. और ये स्टैंडर्ड एग्जाम पोस्टलेट भी है आपकी कि देयर आर यूनिक लाइन, देयर इज़ वन यूनिक लाइन फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स. तो स्टेटमेंट इज देयर आर
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होने वाली आपकी फॉल्स होने वाली है, क्योंकि वहाँ से आप एक सिंगल लाइन ही बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट आपको ऐसे गिवन है, दीज आर 2 पॉइंट्स। अब आप इससे क्या कितनी लाइन बना सकते हैं, आप एक इसको ज्वाइन करके बना सकते हैं, लेकिन अब सेकेंड लाइन अगर बनाने की कोशिश करोगे तो वो कैसे जाएगी, किसी और डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप इस पॉइंट वाली डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो ये तो सेम लाइन हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये सिंगल लाइन ही पॉसिबल होगी, जबकि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? तो आई होप इट इज़ डेफिनेटली क्लियर। आइए देखते हैं। थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास। तो देयर कैन नॉट बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। वहाँ पर आपकी कितनी लाइंस होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल हो सकती है। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी पार्ट नंबर 3 है, और ये स्टेटमेंट है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। तो जो आपकी टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड का मतलब जिसके दोनों एंड क्या है आपके टर्मिनेट है, मतलब ये ऐसी लाइन सपोज हो सकती है। तो स्टेटमेंट इज सेइंग कि क्या उसको आप इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या होने वाली है आपकी, बिल्कुल ट्रू होने वाली है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस और जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको आपको याद रखना है, उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बच्चों ट्रू स्टेटमेंट है, अ टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स टू गिव अ लाइन। तो इससे क्या मिलेगा आपको, एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हो गया या टर्मिनेटेड लाइन, तो इनमें ये दोनों चीज़ें सेम है। टर्मिनेटेड लाइन जो वर्ड है वो पहले यूज़ किया जाता था जब हमारे पास लाइन सेगमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन पहले टर्मिनेटेड लाइन। सो स्टूडेंट्स आज की डेट में हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि दैट इज़ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट या टर्मिनेटेड लाइन दोनों एक ही चीज़ है। तो बच्चों डेफिनेटली लाइन सेगमेंट होगा या टर्मिनेटेड लाइन होगा तो उसको आप इनडेफिनेटली दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट इज इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो टू सर्कल्स अगर बच्चों इक्वल हैं तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि उसके एरियाज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो एरिया होता है वो आप सभी जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर पाई आर स्क्वायर इक्वल है दोनों के, यानी टू सर्कल्स आपके पास हैं, तो पाई अगर सपोज करिए एक जो सर्कल है उसका एरिया है पाई R1 स्क्वायर और दूसरा जो सर्कल है पाई R2 स्क्वायर। बट आपको पता है कि R1 इक्वल टू R2 है, तो R1 इक्वल टू R2 क्यों है, क्योंकि दोनों सर्कल इक्वल हैं। तो दोनों सर्कल इक्वल होने का मतलब हुआ कि उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो वही स्टेटमेंट है देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो ये डेफिनेटली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही सर्कल अगर इक्वल होंगे तो उसमें आपकी रेडियाई भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, two circles of equal area, that is equal circles will have the same radius from the relation area is equal to pi r square। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज पार्ट नंबर 5 और यहाँ पर दिया गया इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी जो ए बी लेंथ है वो अगर पी क्यू के इक्वल है एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, तो पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है देन ए बी इक्वल्स टू क्या है बच्चों, एक्स वाई। ये चीज़ आपको क्या करना है, बताना है ये ट्रू है फॉल्स है। तो बच्चों डेफिनेटली हमने अभी जो थ्योरी वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी स्टैंडर्ड एग्जाम है वो क्या कहती है कि अगर टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू ए थर्ड थिंग, किसी थर्ड थिंग के इक्वल है देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए बी, जो ए बी है बच्चों वो पी क्यू के इक्वल है और जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। यानी अगर हम देखें तो पी क्यू के इक्वल ए बी भी है और पी क्यू के इक्वल एक्स वाई भी है, तो डेफिनेटली ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रू हो जाएगी। फ्रॉम द एग्जाम दैट इफ टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू अ थर्ड थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो अब हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में और इसको हम लोग करेंगे
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लेता हूँ उसकी स्टेटमेंट क्या है, आप भी स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करेंगे, देन आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों स्टेटमेंट दी गई है कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स आने वाले हैं आपको क्या करना है, सबकी डेफिनेशंस को देना है। उसके बाद क्या है आपका, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो कुछ और भी टर्म्स जो आप डेफिनेशन के ड्यूरिंग यूज़ करेंगे, मतलब डिफाइन करते, जो ओरिजिनल आपकी टर्म गिवन है उसको डिफाइन करते टाइम आप जो भी टर्म यूज़ करेंगे, क्या उनकी फर्दर डेफिनेशन देना ज़रूरी है या फिर वो चीज़ें अंडरस्टूड है। अगर देना ज़रूरी है तो उसकी भी डेफिनेशन आप वहाँ पर फर्दर दोगे। तो ये चीज़ यूक्लिड ज्योमेट्री में मैं ऑलरेडी आपको थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ कि जब भी आप कोई भी डेफिनेशन दोगे तो वहाँ पर जो टर्म्स यूज़ होंगे फिर से अगेन उसको डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके लिए जो आप टर्म्स यूज़ करोगे डिफाइन करने की, फिर अगेन उसको डिफाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से कोई एंड नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी लेट करके चलते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो वो चीज़ें ऑलरेडी नोन होंगी तो उसके बेसिस ऑन द बिहाफ ऑफ उसके हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन को दे सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस सबसे पहले बच्चों जो है आपका वो पैरेलल लाइंस है। तो आइए देखते हैं पैरेलल लाइंस के डेफिनेशन को आप कैसे देंगे। तो बच्चों पैरेलल लाइंस आर टू स्ट्रेट लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन। तो बच्चों पैरेलल लाइंस कैसी होती है आपको पता होगा कि जिनमें कोई भी दो पॉइंट कॉमन नहीं है, अगर हम उसको इनफाइनाइट तक भी एक्सटेंड करें। क्योंकि अगर मैं ऐसी लाइन बनाता हूँ सपोज करिए, तो अभी तो इसमें आपको कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये लाइन जब आगे एक्सटेंड होगी, क्योंकि लाइन तो आपकी इनफाइनाइट होती है, लाइन सेगमेंट आपका फाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये लाइन अगर इनफाइनाइट है तो जब आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे और इसको भी आगे एक्सटेंड करोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी मिल जाएगी, यानी वहाँ पर एक कॉमन पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको वर्ड यूज़ करना है कि नो कॉमन पॉइंट। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टू स्ट्रेट लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन। तो नो पॉइंट इन कॉमन अगर होगा तो आर सेट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो वो क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगी। अब यहाँ पर हमने क्या क्या वर्ड्स को यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं पॉइंट को यूज़ किया है। तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन आपके क्या होंगे, सबसे पहले डिफाइन होंगे। तो यहाँ पर जो टू है वो आप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टू ऑलरेडी हम जानते हैं और ये आपके इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो जो मेन आपका वर्ड हो गया, यानी जो टर्म हो गया, वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। और दूसरा जो होगा वो होगा पॉइंट। बाकी चीज़ें आपकी ऑब्वियस है, लाइक कॉमन, आर सेट टू बी, इनको तो डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पैरेलल टू ईच अदर, इसी चीज़ को आप डिफाइन कर रहे हैं, तो पैरेलल भी आप आगे डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो किसकी है, पैरेलल लाइन की है। तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली समझ रहे होगे कि क्या चीज़ होती है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन होती है, मतलब इट्स अ पेयर ऑफ लाइन, इन फैक्ट यू कैन से, कोई एक सिंगल लाइन पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती। आप दूसरे लाइन के रेफरेंस में ही हमेशा यू विल टेल कि ये लाइन इसके क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। तो बच्चों पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन विल हैव टू बी डिफाइंड फर्स्ट, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन एज डिफाइंड इन यूक्लिड टेक्स्ट। तो जैसा कि यूक्लिड टेक्स्ट में डिफाइन किया गया था पॉइंट्स को, वैसे ही आप डिफाइन करेंगे। तो पॉइंट को कैसे डिफाइन किया गया था आप याद करिए, मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ कि जो पॉइंट है उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। जो यूक्लिड का टेक्स्ट था उन्होंने ऐसे इसको डिफाइन किया था, तो आपको भी ऐसे ही डिफाइन करना है। अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। तो जो पॉइंट होता है उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ, और लाइन जो होती है उसकी क्या होती है, कोई भी ब्रेथ नहीं होती है और सिर्फ उसकी लेंथ होती है। एंड अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। तो एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच इवनली लाइज विद द पॉइंट इटसेल्फ। तो ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन हो गई। तो बच्चों ये क्या हो गए आपके पॉइंट्स, तो ये इवनली लाई कर रही है, मतलब इन पॉइंट्स में क्या कर रही है, इवनली लाई कर रही है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू, जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और ऐसी स्टेटमेंट लिखी होगी जहाँ पर लिखा होगा व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, आप उनको कैसे डिफाइन कर सकते हो और क्या क्या टर्म्स यूज़ हो रही हैं और कौन कौन सी जो टर्म्स है उनकी डेफिनेशन देना इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस डेफिनेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको डिफाइन करना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस। तो बहुत ही इजी है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि अगर जो आपकी पैरेलल लाइन थी तो उनमें से एक लाइन को मैं 90 डिग्री से क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ।
अगर मैंने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। तो बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस if one among two parallel lines is turned by 90 डिग्री, तो अगर आपकी उन दोनों में से एक लाइन को हम 90 डिग्री से टर्न कर देते हैं देन द टू लाइन्स बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो परपेंडिकुलर हो जाती है। पैरेलल लाइन्स हैज़ बीन डिफाइंड बिफोर, तो यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन को हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में डिफाइन कर चुके हैं, तो दैट नीड नॉट टू बी डिफाइंड हियर। पैरेलल लाइन्स हैज़ बीन डिफाइंड बिफोर, रोटेशन थ्रू 90 डिग्री नीड्स फर्दर डिफाइनिंग। तो रोटेशन जो हमने बताया आपको, जैसे ये दो लाइन्स हैं और इनमें से मैंने क्या किया है, एक लाइन को रोटेट कर दिया है, तो इस लाइन को मैं रोटेट कर रहा हूँ ये वाली, तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी और इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। तो रोटेशन को अब हम डिफाइन करेंगे, रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन में बी अज्यूम्ड एज एन इंट्यूशन देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड। तो रोटेशन इज़ वेरी सिंपल कि रोटेट कर रहे हैं आप इस लाइन को, तो टर्न कर रहे हैं 90 डिग्री, यही आपका क्या होगा, रोटेशन होगा। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो दिस क्वेश्चंस इज़ वेरी सिंपल, अगर आप इसको एक बार समझ लोगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको एक दो बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट को आपको डिफाइन करना है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन का ही एक डेफिनिट पार्ट होता है जिसकी एक वेल डिफाइंड लेंथ होती है, यही क्या होता है, आपका लाइन सेगमेंट होता है। तो आइए देखते हैं। तो अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट। तो अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, तो ऐसी लाइन जिसके पास क्या है, दो एंड पॉइंट है, वो क्या होगा, आपका लाइन सेगमेंट होगा। और यहाँ पर हमने लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए अगेन क्या क्या वर्ड यूज़ किए, तो वो हमने यूज़ किए हैं लाइन एंड पॉइंट, जिनको हम ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सम, एंड व्हाट इज़ योर लाइन दैट यू नो इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी ऐसी लेंथ जिसकी कोई भी ब्रेथ नहीं होगी। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 4 पार्ट क्या है। तो बच्चों 4 पार्ट है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो आपको रेडियस ऑफ अ सर्कल डिफाइन करना है। तो बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की जो बाउंड्री होगी और जो आपकी सेंटर होगा उसके बीच की डिस्टेंस को ही आप क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, द लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर। तो एक एंड पॉइंट क्या होगा आपका सेंटर पे, एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट मीन्स ऑन द बाउंड्री। तो सेंटर में बी डिफाइंड, सेंटर हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करने के लिए। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर में बी डिफाइंड एज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो सेंटर क्या होगा, जो आपका सर्कल होगा उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सर्कल से क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स जो सर्कल में सारे पॉइंट होंगे, ऑल द पॉइंट्स, उस वहाँ से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो सेंटर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हैं, और जो सेंटर होगा वो सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस, जो सर्कल पे पॉइंट्स होंगे, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे या बाउंड्री पे, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो वहाँ पर एक यूनिक पॉइंट ही आपको मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, क्योंकि और कोई पॉइंट आप ले नहीं सकते तो वो सेंटर होगा नहीं। तो इसलिए सेंटर आपको समझ गए होगे कि सेंटर को आप कैसे डिफाइन करोगे ड्यूरिंग गिविंग द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल आपको क्लियर हो गया होगा, द लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट कहाँ पर है, सेंटर पे, और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पर है, आपका सर्कल पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट है आपके पास 5th पार्ट, दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होगा बच्चों, स्क्वायर के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है विथ ऑल साइड्स इक्वल। तो स्क्वायर के बारे में बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, आपने क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, एंड क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर को आप कैसे डिफाइन करोगे। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल
एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल। तो बच्चों स्क्वायर आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो उनको आप डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं। तो बच्चों राइट एंगल होता है जिसमें ऑल एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑल साइड्स इक्वल, तो ये सभी बच्चों को पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड बच्चों ईच एंगल कितना होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। वैसे तो इसकी और भी प्रॉपर्टी होती है कि डायगनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल बच्चों यहाँ पर जो टर्म है जो आपको डिफाइन करनी वो कौन सी है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर विथ 4 साइड्स। तो ये कैसा फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होती है। अ फिगर, साइड एंड एंगल में बी अज्यूम टू बी नोन। तो ये सारी टर्म्स जो हैं आप ऑलरेडी जानते हैं कि फिगर क्या होता है, फिर आपका साइड क्या होता है, यू ऑल नो, एंड एंगल क्या होता है। ये सारी टर्म्स ऑलरेडी हम इसको क्या करेंगे, नोन कंसीडर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हो कि देयर इज़ 2 पोस्टुलेट्स जो आपको कंसीडर करना है। तो एक एक करके हम पोस्टुलेट को कंसीडर करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पोस्टुलेट वी विल डिसाइड कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो given any 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. तो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास और वहाँ पर एक थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट करता है C, ठीक है, जो कि A और B के इन बिटवीन है। तो let A and B be a straight line, there are infinite number of points composing this line। तो बच्चों ये स्टेटमेंट, ये पोस्टुलेट बिल्कुल ट्रू होने वाला है कि there exists a third point। तो एक थर्ड पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन A and B। तो एक ही पॉइंट नहीं और भी पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो वही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बिटवीन ए एंड बी, चूज एनी एक्सेप्ट द 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए एंड बी को आपको चूज नहीं करना है, दिस पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये आपके पास 2 पॉइंट थे ए एंड बी। तो आपने इस तरह से बच्चों इनके बीच में आप देख सकते हो कि बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है बच्चों। अब दिस पॉइंट इज बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी को अगर आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, चूज एनी एक्सेप्ट द 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी। तो यही आपकी बच्चों पोस्टुलेट है जो कि एकदम क्या होगी, करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टूडेंट्स है वो आपको देखना है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो इन पोस्टुलेट में क्या कोई अनडिफाइंड टर्म है, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, do they follow from Euclid postulate, explain। if there are only 2 points they can always be connected by a straight line। जैसा कि हम स्टैंडर्ड आपकी पोस्टुलेट स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट है तो उससे हम एक यूनिक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज मेक अ स्ट्रेट लाइन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन ऑलवेज बी कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देयरफॉर देयर हैव टू बी एटलीस्ट 3 पॉइंट्स for one of them not to fall on the straight line between the other 2। तो बच्चों जो स्टेटमेंट थी इस पोस्टुलेट में, ये पोस्टुलेट यूक्लिड की नहीं है, एक रैंडमली पोस्टुलेट ली गई है और आपको ये डिसाइड करना है कि ये क्या आपकी कंसिस्टेंट होगी। तो जैसा कि मैंने थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया कंसिस्टेंट क्या होता है, तो अगर वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। तो डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। तो डेफिनेटली यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करेगा बट ये कंसिस्टेंट होगा। तो इफ यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गए हो कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरह से 2 पॉइंट ले रहे हैं तो थर्ड पॉइंट आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो 3 पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जो एक लाइन में नहीं आएंगे, ये स्टेटमेंट आपकी है। लेकिन अगर हम 2 पॉइंट की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली एक लाइन में आएंगे, क्योंकि आप 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ये पोस्टुलेट हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 5.1 का 4th क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इफ अ पॉइंट C lie between 2 points A and B such that AC equals to BC। तो आपके पास क्या है कि एक C पॉइंट है जो A और B के बीच में लाई कर रहा है।
that lies between A and B. Then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. तो बहुत ही easily explain कर सकते हैं by drawing the figure. तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं A and B, और डियर स्टूडेंट्स C पॉइंट है यहाँ पर, और AC इज इक्वल टू BC है, तो यानी ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ बच्चों AC इज इक्वल टू अगर BC है तो AB इक्वल होगा AC प्लस BC। मैं ये कह सकता हूँ AB जो होगा AC प्लस BC के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसमें क्या है आपका कोइंसिडेंट पॉइंट है C, ठीक है। तो C अगर इसमें लाई कर रहा है तो डेफिनेटली आपका AB जो होगा वो AC प्लस BC के इक्वल होगा। बट यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि AC इज इक्वल टू BC आपको गिवन है, तो AC इज इक्वल टू अगर BC गिवन है तो BC को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो BC को अगर मैं AC से रिप्लेस करता हूँ तो ये आएगा, और फिर यहाँ पर AB आपका कितना हो जाएगा 2AC, और AB अगर 2AC है तो AC प्यारे बच्चों कितना आएगा हाफ AB आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और यही चीज़ हमें क्या करनी है प्रूफ करनी है। तो हमने क्या यूज़ किया है कॉन्सेप्ट वो देख लेते हैं कि BC प्लस AC कोइंसाइड विथ AB। तो जब हम BC प्लस AC या AC प्लस BC आप कुछ भी कह सकते हैं, वो AB के साथ क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका यूज़ किया है। और फिर हमें पता है कि जो हमारा लेंथ है AC और BC वो दोनों इक्वल हैं, तो अगर दोनों इक्वल हैं तो किसी एक में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी BC को मैं AC से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपको AC लाना है, तो अगर AC लाना है तो आप BC को रिमूव करेंगे, क्योंकि AC और AB को आपको क्या करना है रिटेन रखना है। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। तो डेफिनेटली अगर वो इक्वल डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो बच्चों ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि AC इज इक्वल टू क्या आया था आपका हाफ AB आया था। AC इज इक्वल टू क्या आया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जो C पॉइंट था आपका बीच में A एंड B के मिड में वो चीज़ हमने वहाँ पे प्रूफ की थी। तो AC इज इक्वल टू हमारा क्या आया था हाफ AB आया था, ठीक है। तो बच्चों इसको अगेन हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो A हो गया, B हो गया, और यहाँ पर C हो गया। अब मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट D भी है जो इसका मिड पॉइंट है, तो इस तरह से उसको आप बना लोगे। तो A हो गया, B हो गया, और ये क्या हो गया D हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमने D को लेट D हमारा मिड पॉइंट है A एंड B का, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा AD होगा वो क्या होगा हाफ ऑफ AB होगा। तो हाफ ऑफ AB से जब कंपेयर करेंगे तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा AD आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू AD का मतलब क्या है C एंड D पॉइंट्स क्या है आपके सेम ही है। तो ये चीज़ हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपका AC इज इक्वल टू AD है तो C पॉइंट D से कोइंसाइड करेगा, तो देयर कैन नॉट बी मोर देन वन मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका जो 5.1 है उसका 6 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, और इसमें आपको क्या करना है। तो बच्चों इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू BD, तो AC लेंथ बच्चों ये है और डियर स्टूडेंट्स BD लेंथ आपकी ये है। तो ये दोनों लेंथ आपको इक्वल दी गई। देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो आपको जो AB लेंथ है वो CD के इक्वल प्रूफ करना है। तो बच्चों आप मुझे बताइए जो AC लेंथ है आप उसको क्या लिख सकते हो। आप लिख सकते हो AB प्लस BC, क्योंकि जो AC लेंथ होगी AB प्लस BC, और बच्चों BD जो लेंथ होगी, अगर मैं BD की बात करता हूँ तो BC प्लस CD लिख सकता हूँ। अब ये ऑलरेडी गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD, यानी ये दोनों लेंथ अगर इक्वल हैं तो अगर इनके LHS इक्वल हैं तो डेफिनेटली RHS भी इक्वल होंगे, तो यानी कि ये इक्वल होगा इसके। तो AB प्लस BC
और बी सी प्लस सी डी। तो बच्चों बी सी सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी डी। यही आपको प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्या है। तो वाई इज एक्सम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो हमने इसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कंसीडर किया। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है बच्चों, ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपका एग्जाम 5 क्या था कि होल, जो होल होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, पार्ट होता है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि होल ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट होगा, क्योंकि जब आप पार्ट को उसमें होल में ले जाएंगे तो वो पूरा आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। सपोज करिए आपके पास ये है कोई भी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं, लाइक इसको मैं ले लेता हूँ। तो बच्चों जब मैं होल की बात करता हूँ तो ये पूरी चीज़ जो है वो होल है, लेकिन पार्ट की अगर बात करूँ तो वो कुछ भी हो सकता ही है। तो आपसे बोला गया कि होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, तो ये मेरा पार्ट है। तो इससे क्या होगा, हमेशा ये ग्रेटर होगा, क्योंकि ये चीज़ इसी से निकल कर आई, तो इससे बड़ी कैसे हो सकती है। तो यही है बच्चों आपकी एग्जाम 5 की होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है, इसीलिए इसको हमेशा क्या कंसिडर किया जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ कंसिडर किया जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ इसीलिए कंसिडर किया जाता है बिकॉज यहाँ पर जो आपका एग्जाम नंबर 5 है वो ये है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ग्रेटर देन द पार्ट, तो बच्चों वहीं से निकल कर आया तो ऑब्वियसली वो चीज़ छोटी होगी, और जहाँ से निकल कर आया है वो चीज़ बड़ी होगी, और ये बहुत ही ऑब्वियस है, इसलिए इससे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कंसीडर करते हैं। सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द योर 5.1 एक्सरसाइज, और ये आपकी एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। तो डेफिनेटली आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि हमने कैसे यहाँ पर किया। तो बच्चों आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पोस्टुलेट यूक्लिड की, और जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस किए। फिर इसके पहले अगर आपको थ्योरी पार्ट में दिक्कत है तो आप थ्योरी की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 5th चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री फिनिश हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए।